अरविंद केजरीवाल चले तिहाड़, वहीं से चलाएंगे सरकार। भाजपा ने दी नैतिकता की दुहाई, कहा भ्रष्टाचार हटाने का नारा देने वाले भ्रष्टाचार बचाओ तक आ पहुंचे। कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने किया आश्वस्त। आयकर विभाग ने 3,567 करोड़ रुपए वसूली का थमाया है नोटिस। कचहरी द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने में करुणानिधि ने अपनाया था दोहरा मापदंड। तमिलनाडु के हितों को पूरी तरह से किया नजरअंदाज। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बोला हमला। कच्चादीव मुद्दे पर सबसे ज्यादा भारतीय मछुआरों को हुई परेशानी। विदेश मंत्री ने बताया बीते 20 साल में 6,184 भारतीय मछुआरों को मिली हिरासत। 1,175 नौकाएं हुई जब्त। विपक्ष का पलटवार, कहा चुनावों के मद्देनजर भाजपा जानबूझकर उठा रही है मुद्दा। राहुल गांधी का बयान, देश के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े। शिकायत ले चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, की कड़ी कार्रवाई की मांग। रविवार को रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने देश में आग लग जाने की कही थी बात। और ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने लगाई थी याचिका। भोजशाला में भी सर्वे का काम रहेगा जारी। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस के 90 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री ने मुंबई में जारी किया स्मारक सिक्का। कहा साल 2014 में डूबने की कगार पर खड़ा बैंकिंग क्षेत्र अब बन चुका है प्रॉफिटेबल। सितंबर 2023 तक सकल एनपीए 3% से भी कम हुआ दर्ज। सही नीतियों ने बढ़ाई जीडीपी ग्रोथ। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेजा गया था। बाद में केंद्रीय एजेंसी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी थी। अब कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले से ही जेल में है। बीआरएस नेता के कविता भी तिहाड़ जेल में है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के पुराने आरोपी केजरीवाल के बचाव में सामने आ रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक दूसरे के सपोर्ट में रैली कर रहे हैं। घोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो वहीं भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि एक समय था जब अरविंद केजरीवाल सभी चोरों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन अफसोस कि अब सारे चोर और भ्रष्टाचारी उन्हें बचाने में लगे हैं। इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे,
वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में, क्या जानकारी इसके बारे में है? और भाजपा ने भी तीखा हमला किया है। मुकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुकेश, हमारी आवाज आप तक आ पा रही है? बिल्कुल रमा, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अभी भी जस्ट 3 नंबर से उनको यहाँ पर जेल में लेकर के आया गया है और काफी लंबी जद्दोजहद के बाद ईडी ने उनकी जी मुकेश। मुकेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों के कारण जुलाई 2024 तक लगभग 3500 करोड़ रुपए की आयकर मांग के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को ये जानकारी दी। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए कोई भी कार्रवाई लोकसभा चुनावों तक नहीं की जाएगी। इससे पहले आईटी विभाग 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के बैंक खातों से वसूल चुका है। इनकम टैक्स विभाग के नोटिस के मुताबिक कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस दिया गया। इस नोटिस असेसमेंट जो है असेसमेंट ईयर 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं। इसमें पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स नोटिस और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर छिड़ी सियासत में बीजेपी ने दोनों ही दलों से कई सवाल पूछे। बीजेपी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कुछ सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को बताए कि उसने टैक्स की चोरी की है या नहीं। साथ ही बांसुरी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की अथॉरिटी पर भी सवाल किए। कांग्रेस ये बताए कि इनकम टैक्स के जो नोटिस दिया है वो सही है या गलत, और आपने टैक्स की चोरी करी है या नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी है। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस ये बताए कि उस समय पर इनकम टैक्स फाइनल क्यों नहीं किया, आय तो कम करके क्यों नहीं बताया। और दूसरा, आम आदमी पार्टी में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी श्रीमती केजरीवाल जी से कि आज उनका स्टेटस क्या है, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर तो नहीं बैठी हैं, लेकिन हाँ जिस प्रकार के वादे वो कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी अथॉरिटी क्या है। प्रवर्तन निदेशालय ने करुवन्नूर सहकारी बैंक घोटाले में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें केरल में माकपा के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने सहकारी बैंक में माकपा के गुप्त खातों की जानकारी चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय और आरबीआई को सौंप दी है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी कार्यालय के लिए जमीन खरीदने और पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए माकपा के नाम पर 5 बैंक खाते खोले गए थे। कथित तौर पर यह पाया गया कि खाता सहकारी बैंक नियमों का उल्लंघन करके खोला गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खातों के जरिए बेनामी लोन के पैसे बांटे गए थे। ईडी फिलहाल त्रिशूर जिले के करुवन्नूर सहकारी बैंक में हुए 150 करोड़ के घोटाले की जांच कर रही है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे माकपा के लिए एक गंभीर झटका बताया। उन्होंने कहा कि माकपा द्वारा दावा किया गया पारदर्शिता का मुखौटा गुप्त खातों के खुलासे से ढह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि माकपा जो चुनावी बॉन्ड के खिलाफ थी, वो खुद गुप्त खातों के माध्यम से अवैध वित्तीय लेन देन में पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि इस बात पर संदेह करने के पर्याप्त आधार हैं कि बैंक घोटाले के माध्यम से निकाले गए धन का लेन देन इन गुप्त खातों के माध्यम से किया गया है। News reports that Enforcement Directorate has informed the Election Commission of the secret accounts maintained by
CPM. It exposes the real face of CPM. The Communist Party has been tom-tomming that we stand for transparency in politics. They say that we have not accepted electoral bonds. Electoral bond is a big corruption. It is part of kickbacks. Such a party in one district has opened more than 25 secret accounts. It's a shocking information. It exposes the real face of CPM. 1974 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा तमिलनाडु के पास स्थित कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ये जानकारी आरटीआई के माध्यम से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने भारत के एक अंग को काटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि देश की संप्रभुता से भी समझौता किया है। कच्चातीवू द्वीप भारतीय तट धनुषकोडी से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है। द्वीप का क्षेत्रफल 1.9 वर्ग किलोमीटर का है। अंग्रेजों ने रामनाथपुरम के राजा को इस द्वीप की जमींदारी सौंपी थी। भारत द्वीप पर लगातार अधिकृत रूप से था। साल 1974 में भारत ने इस पर अपना दावा छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि डीएमके के दोहरे मापदंड को ये उजागर करता है। उन्होंने लिखा कि कच्चातीवू द्वीप को लेकर डीएमके और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कच्चातीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कांग्रेस और द्रमुक पारिवारिक इकाइयां हैं। उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे बेटियां आगे बढ़ें। उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चातीवू पर उनकी संवेदनहीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और मछुआरा महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है। कच्चातीवू मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कच्चातीवू पर 1974 और 1976 में 2 समझौते हुए और हम जानते हैं कि ये किसने किया, बल्कि ये भी इसे किसने छुपाया। उन्होंने कहा कि आज आम जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये कैसे हुआ। We believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about? How was Kachatibu? How was the 1974 agreement reached? How was Kachatibu given away? How was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are 2 agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed earlier also in Parliament, 2 documents were sought from us as an RTI request. The point today is we know there are 2 agreements. We know there is a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know how did this situation come about. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बीते 20 सालों में श्रीलंका ने 6,184 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया और 1,175 भारतीय मछुआरों की नौकाओं को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा सच सामने आना चाहिए। That the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kachatibu? How was the 1974 agreement reached? How was Kachatibu given away? How was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are 2 agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed earlier also in Parliament, 2
documents were sought from us as an RTI request. The point today is we know there are two agreements. We know there's a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has this situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know how did this situation come about. कच्छातीवू द्वीप मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस वार्ता पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में बेतुका आरोप लगा रही है। चिदंबरम ने बताया कि समझौता 1974 और 1976 में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने आरटीआई में दिए हालिया जवाब के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें 27 जनवरी 2015 के आरटीआई के जवाब को देखना चाहिए जब जयशंकर विदेश सचिव थे। If the Honorable Prime Minister is referring to a recent RTI reply, he should ask for the RTI reply on 27th January 2015, when I believe Mr. Jaishankar was the Foreign Secretary. And that reply was signed by one Dr. Anjan, an Under-Secretary or Deputy Secretary at the MEA. That reply clearly says that after negotiations it was concluded that the island, which is 1.9 square kilometers, according to my information, lay on the Sri Lankan side of the international border. कच्छातीवू मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब हुआ है। अब चुनाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे को उछाल रही है ताकि इसका फायदा उठाया जा सके। हालांकि सरकार का ये कदम देश हित में नहीं है। अब 10 साल से सरकार में है, अब आपको पता नहीं तो किसको पता है? और आप क्या कर रहे थे ये 10 साल? क्यों नहीं सफाई किया इसके बारे में? और उल्टा अब जब चुनाव आ रहे हैं इसको एक सवाल की तरफ पेश कर रहे हो आप, ताकि इसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसका कोई उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बिगाड़ने वाली बात, ये हम समझते हैं कि देश के हित में नहीं है। वहीं कच्छातीवू मुद्दे पर दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से एआईएडीएम के उम्मीदवार जे जयवर्धन ने कहा कि डीएमके ने हमेशा तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को छीना है। साथ ही उन्होंने कहा डीएमके ने कांग्रेस के साथ मिलकर हमेशा ये सुनिश्चित किया कि जो हिस्सा भारत का है वो श्रीलंका को दे दिया जाए। It has always been the stance of the ADMK that with regards to Kachativu, DMK always has given away the rights of the people of Tamil Nadu, whether it's Kachativu, whether it's Kaveri issue, whether it's Mullai Periyar issue. It has always been ADMK which is a harbinger, which makes sure that rights are got, whether it's through Supreme Court, whether it's through political ways. We have always stood for the rights of people of Tamil Nadu. But DMK, it is a very well known fact that 1974, 1976, DMK in collision with Congress had made sure that what was part of India has been ceded away to Sri Lanka. So this has been we have been continuously protesting against the what DMK and Congress has done for such a long time. BJP taking this into hand during the election time is just nothing but politics. बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वाराणसी ज्ञानवापी में व्याज तहखाने में पूजा अर्चना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को कहा है कि वो यथास्थिति बनाए रखें ताकि दोनों पक्ष अपनी पूजा अर्चना और नमाज को अंजाम दे सकें। कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर निचली अदालत के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया। जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने ये याचिका दाखिल कर सर्वे से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की थी। हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे करके 6 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। एएसआई ने 22 मार्च से सर्वे शुरू कर दिया है। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत की निंदा की। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर उन्हें जारी किए गए नोटिसों का जवाब मिलने के बाद अपने आदेश में कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया और इस तरह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया। उन्हें आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। इस बार से उनके चुनाव संबंधी बयानों पर आयोग द्वारा विशेष और अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे रखे हैं। इनमें 2 विषय हैं, जिसमें कल रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई। उसके दौरान राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें की जो आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग में अपने लोग रखे हुए हैं। संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। चुनाव आयोग के सामने हमने ये बात रखी है और कार्रवाई करने की मांग की है। अपने ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के और यह आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये कमाल की बात है, एक इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पर तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक रक्षा मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में राजनाथ सिंह सहित 8 केंद्रीय मंत्री और 3 मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। 2047 की रोड मैप में पार्टी और सरकार की भूमिका पर सभी ने सुझाव दिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय में संपन्न हुई। उसमें राजनाथ जी सहित 8 केंद्रीय मंत्री थे। कितना लोगों के बीच विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसीलिए इतने बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अलग अलग सुझावों से हमको लाभ दिया है। इन सब सुझावों
बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। बिहार का पूर्णिया जिला इस समय हॉट लोकसभा सीट बना हुआ है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने चुनावी मैदान में खड़े रहकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वे 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि चुनाव में फंडिंग के स्रोत का पता लगाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए हैं, इसीलिए आज फंडिंग का स्रोत ज्ञात है। क्या कोई एजेंसी हमें बता सकती है कि 2014 से पहले चुनावों में कितना पैसा खर्च किया गया था? पीएम ने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों पर खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाएगी पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता तो आपको बस जानकारी होती, भाई यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।